एक मिनट। Today we will start with the galvanic cells. Galvanic cells are the device that converts chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। गैल्वेनिक सेल्स वो युक्ति हैं या डिवाइस हैं जो किसी स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप स्वतः होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो आज इसकी मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में डेनियल सेल लेता हूँ। वी विल डिस्कस अबाउट द डेनियल सेल। तो डेनियल सेल को डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, ये दो हाफ सेल से मिलकर बनता है। एक हाफ सेल को अपन बोलते हैं एनोड हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे हाफ सेल को बोलते हैं कैथोड हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों में सेपरेट रिएक्शंस होती हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है और कैथोड हाफ सेल में कैथोड हाफ रिएक्शन होती है। इन दोनों हाफ सेल्स को कैसे बनाएं, एक सिंपल बीकर लेके उसमें जिंक की मेटल की रोड को डिप करेंगे और दूसरे बीकर में कॉपर की रोड को लेकर उस कॉपर रोड को लेकर उसमें कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालेंगे दैट विल बी CuSO4 ऑफ 1 m कंसंट्रेशन। 1 m का कॉपर सल्फेट विलीन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में फिल करेंगे और एनोड हाफ सेल के अंदर जिसमें कि जिंक रोड को रखा है इसके अंदर अपन जिंक सल्फेट ZnSO4 1 m कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन फिल करेंगे। इन दोनों हाफ सेल्स को एक मेटेलिक वायर के द्वारा और बीच में वोल्ट मीटर को रखते हुए जोड़ेंगे तो ये एक्सटर्नली सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये यहां से इस वायर से इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकेंगे। अब इस हाफ सेल को इंटरनली कंप्लीट करने के लिए एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ते हैं। अब साल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप की मुड़ी हुई ट्यूब है जिसके अंदर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट, इनमें से किसी एक को एगार एगार सॉल्यूशन में लेके और इसका एक बहुत ही पतला पेस्ट बना के इस यू ट्यूब के अंदर फिल करके इसके दोनों एंड्स पे कॉटन लगा के बंद कर देते हैं। यहाँ ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा, ये आयंस के पासेज को अवेलेबल कराएगा, मींस आयंस को अलाउ करेगा एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जाने के लिए। इसके अलावा यह सर्किट को इंटरनली भी कंप्लीट करता है। जैसे ही ये सेल कंप्लीट हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन इज, यहां पर अपन ने जो दोनों हाफ सेल लिए हैं कॉपर और जिंक, उसमें से जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। इस कारण से यहाँ इस जिंक हाफ इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा और ऑक्सीडेशन होने से यहाँ से जिंक के एटम अपना ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन करके जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन में चले जाएंगे। यहाँ से जिंक के आयंस डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में जाएंगे जिंक 2+ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स रोड के अंदर होंगे। ऐसा होने से क्या होगा, ये जो रोड आपको दिख रही है जिंक की, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेट होने से ये पूरी रोड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करेगी, जिस कारण यहां से इस जिंक रोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल अराइज होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मेटेलिक वायर के थ्रू होते हुए दूसरे हाफ सेल दैट इज कॉपर रॉड या कॉपर इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं। व्हाट विल हैपन हियर इज, यहां से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस Cu2+ एक्वस इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए दैट इज अपने आप को रिड्यूस करने के लिए इस रोड के ऊपर आएंगे और रोड के ऊपर आने से इस पूरी रोड के ऊपर ये देखिए यहां पर, और ये कॉपर आयंस
आए उधर से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को लेके रिड्यूस होके मेटेलिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे इस रोड की थिकनेस बढ़ती है, यानी कॉपर रोड की मोटाई बढ़ती है। और इस प्रकार से एज एंड व्हेन टाइम विल पास क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे जिंक रोड डिसॉल्व होती जाएगी। और देखिए इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं क्या होगा। यहां से जिंक आयंस डिसॉल्व होने से जिंक आयंस सॉल्यूशन में बढ़ेंगे, और कॉपर आयंस जैसे ही रिड्यूस होके कॉपर रोड पे डिपॉजिट होंगे तो कॉपर आयंस की संख्या घटेगी। अब देखिए सल्फेट आयंस का बैलेंस नहीं रह पाएगा। इस कारण क्या होगा, यहां से सल्फेट आयंस ज्यादा होने के कारण इस साल्ट ब्रिज में से होते हुए और इस हाफ सेल में पहुंचकर इस एनोड हाफ सेल में पहुंचेंगे, जिसके कारण ये जिंक आयनों से मिलकर ZnSO4 बनाएंगे। तो गाइस व्हाट विल हैपन इज, देखिए चार चेंजेस आएंगे इसके अंदर। जिंक रोड डिसॉल्व होगी, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी, कॉपर रोड थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती चली जाएगी। और जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा तो इस ओवरऑल मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं, इसकी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती चली जाएगी। ये था आपका डेनियल सेल की वर्किंग। नाउ इसके ऊपर क्या पोटेंशियल अराइज होगा, इसके लिए मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताता हूं आपको क्या होगा। हियर cell potential of galvanic cell. So cell potential, that is E naught cell equals to E naught cathode minus E naught anode. देखिए यहां पर सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर अपन ये पोटेंशियल्स रिडक्शन के लेते हैं, मींस दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। यहां पे ये जो सिंबल अपन ने नोट लगाया, इट डिग्निफाइज स्टैंडर्ड। एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर आप जो सॉल्यूशन आपने फिल किया है उसकी कंसंट्रेशन 1 m लेते हैं, 1 मोल पर लीटर, और इस सेल का टेम्परेचर मींस जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो यदि 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन है तो एक वो स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गया। और यदि कोई गैसेस स्पीसीज इसके अंदर शामिल हैं तो उसका प्रेशर 1 atm होना चाहिए, मींस 1 atm प्रेशर ऑफ गैसेस स्पीसीज, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन 1 m और 1 मोल पर लीटर, and temperature is 298 Kelvin, then these conditions constitute standard conditions। ऐसे केस में ये नॉट लिखा जाता है, इसको डिनोट किया जाता है, एंड सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स। तो इसका फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट। अपने इस डेनियल सेल के केस में अपन ने कैथोड के रूप में क्या लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है। सो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ CO2 प्लस वर्सेस Cu माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड यहाँ पे क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, सो दिस इज जिंक 2 प्लस Zn। यहाँ पे एक बात आप ध्यान से सुने, इस सेल पोटेंशियल के नीचे जो स्पीसीज लिख रहे हैं उसमें पहले रिड्यूस्ड फॉर्म लिखें और ऑब्लिक लगाकर आप इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखें, राइट। तो यहाँ पे सुनिए आप, स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स की। कॉपर इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज 0.34 वोल्ट माइनस जिंक इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -0.76 वोल्ट।
and that is 1.1 volt. So students, इस डेनियल सेल का स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो आपका आएगा 1.1 वोल्ट। और मैंने जैसा कि बताया 4 चेंजेस समय के साथ आते रहेंगे, और इनके आते रहने से क्या होगा, जैसे जैसे सेल आपका काम करता रहेगा तो इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से धीरे धीरे कम होता रहेगा, डिक्लाइन होता रहेगा। और जैसे जैसे डिक्लाइन होते होते कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एकदम से कम होती चली जाएगी, तो लास्ट में सेल काम करना बंद कर देगा और सेल का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट हो जाएगा एट लास्ट। सो सेल विल रीच, सेल एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगा कि वो सेल की इक्विलिब्रियम कंडीशंस में पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम condition. Equilibrium condition. So what equilibrium condition is? When E cell potential is equal to 0. जब सेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा उस कंडीशन को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम सिचुएशन, राइट। तो इस केस में क्या होगा, आपका सेल जो है वहां पे काम करना बंद कर देगा। इन द next condition, now we will discuss about the Nernst equation. So what Nernst equation is, अगर आपके डेनियल सेल में आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं है, 1 m नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इस सेल का जो पोटेंशियल है उसको निकालने के लिए अपन नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, सी हियर, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू लॉग प्रोडक्ट्स मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ फॉर एग्जांपल इन द डेनियल सेल, what is the oxidation half reaction? Zinc solid converts into zinc ions plus 2 electrons, and in the reduction half copper ions by taking these 2 electrons reduce to form copper solid, and this is the overall reaction. अब इसमें सुने ध्यान से, यहां पर कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन आपको, मोलरिटी आपको यूनिट यानी 1 लेनी है, क्योंकि इसमें जो चेंज आते हैं उसको अपन मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए IUPAC की तरफ से ये कन्वेंशन है कि इसको आपको 1 लेना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हुए आपके, एक तो हो गया प्रोडक्ट्स साइड में हो गया जिंक आयंस की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट के रूप में आपकी कंसंट्रेशन जो आएगी वो आएगी कॉपर आयंस की। अगेन यहाँ पे जिंक सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है, मोलरिटी, वो आपको 1 लेनी है। तो नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो ये होगा, E सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E नोट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस R गैस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू लेंगे आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड T टेम्परेचर जो आपको लेना है इस सेल में वो लेना है 298 केल्विन, क्योंकि आपको IPAC की तरफ से यही टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए लेना है। एंड यहां पे देखिए लॉग बेस E है, जब इसको लॉग देखने के लिए आप लॉग का बेस 10 लेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू के रूप में आपको ये लेना है 2.303। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर कन्वर्टिंग द लॉग बेस E इनटू लॉग बेस 10 अपॉन n। व्हाट इज द n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड हाफ सेल से कैथोड हाफ सेल की तरफ जाते हैं उसको यहाँ पे n की फॉर्म दी गई है, वो n हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर होते हैं सेल के अंदर। और f, व्हाट इज f फैराडे। मेरी बात को ध्यान से सुने आप, जैसे ही आपके यहां से एक इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे जाता है तो वो अपने साथ जो चार्ज कैरी करता है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। पर सुने आप,
जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल हो जाते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इन सारे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो कैरी किया गया टोटल चार्ज है उसको बोलते हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं 1 फेराडे। So what is 1 Farad? The charge carried by 1 mole of the electrons is called 1 Farad charge। और इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 96500 कूलम्ब पर मोल। एक्चुअल वैल्यू 96487 है, लेकिन इसको राउंड ऑफ में अपन 96500 कूलम्ब पर मोल लेते हैं। तो इससे जो प्रिपेयर्ड वैल्यू आएगी आपकी, जो फॉर्म आएगी डैनियल सेल की, वो ये हो जाएगी आपकी cell potential is equal to standard cell potential minus 0.0591 upon n number of electrons transferred in the cell into log molar concentration of zinc ions upon molar concentration of copper ions। तो ये हो गया आपका किसी भी गिवन कंडीशन में गिवन कंसंट्रेशन पे सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नाउ what will happen, जैसे ही इस सेल का पोटेंशियल धीरे धीरे गिरते गिरते समय के साथ डाउन होता चला जाएगा, और जैसे ये 0 पहुंच जाएगा उस समय आपका सेल काम करना बंद कर देगा, सेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा और सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस। इन द नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम। सेल जब इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।